हेलो गाइस, दिस इज रघु कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है कोरियोलिस फोर्स। चैप मतलब जो चैप्टर का नाम है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। सॉरी, टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। इसमें हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। 3 फैक्टर्स मेन बताया एनसीईआरटी में। पहला जो बताया था प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बताई थी, दूसरा फ्रिक्शन बताया था, ठीक है। और तीसरा हमारा कोरियोलिस फोर्स। पहली दो के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज कोरियोलिस फोर्स की बारी है। चैप्टर 10 है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, क्लास 11th ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि कोरियोलिस जो है, कि जो कोरियोलिस है वो विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन को, विंड की वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करती। कोरियोलिस विंड की डायरेक्शन को इफेक्ट करती है, कि कोरियोलिस विंड को इम्पैक्ट करती है। लेकिन कोरियोलिस होती क्या है? कभी आपने सोचा है कि विंड जो है जब एक जगह से दूसरी जगह बहती है तो अर्थ जो हमारी रोटेट करती है उसके रोटेशन का कोई इम्पैक्ट इस विंड पे होता होगा? ऐसा आपने क्या कभी सोचा है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। जब वो विंड अर्थ के सरफेस पे विंड एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है विंड, तो उस पे अर्थ के रोटेशन का इम्पैक्ट होता है। उसकी वजह से विंड की डायरेक्शन में थोड़ी सी या ज़्यादा भी कई बार विंड की डायरेक्शन में चेंज आता है। वो डायरेक्शन में चेंज जो फोर्स लाती है, जो अर्थ लगा रही है, उसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। मैं आपको ग्राफ में समझाता हूँ। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये मान लेते हैं इक्वेटर, ऊपर हाई प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा वो है सब ट्रॉपिकल हाई है। यहां से विंड इधर की तरफ आई, लेकिन जब तक वो यहां आई तब तक अर्थ तो घूम चुकी है। मान लीजिए विंड को इस पॉइंट पर आना था, इस पॉइंट पे, लेकिन ये पॉइंट तो अब यहां आ चुका है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये पॉइंट तो अब यहां आ चुका है और विंड उधर आई, तो विंड एक्चुअली उस पॉइंट पे नहीं आई है, विंड उससे पिछले पॉइंट पर आई है। समझ में आया? समझ में आया? देखो, विंड चल रही है अपनी उस डायरेक्शन से, लेकिन उसके नीचे की अर्थ तो खिसक चुकी है। ये तो नीचे की घूम रही है ना, तो इस वजह से विंड भी थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती है। विंड भी थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी, तो वो जो, इसको इस तरीके से देखिए कि विंड इधर से इधर आई, लेकिन नीचे अर्थ घूम रही है, घूम रही है। तो ये विंड क्या करेगी? अगर मान लीजिए अर्थ इधर से इस तरफ को घूम रही है, तो विंड थोड़ा सा इधर को डिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ा सा है, जितना भी। ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो, मैंने यहां से कैमरा की तरफ बॉल फेंकी, लेकिन कैमरा घूम रहा है, कैमरा घूम रहा है, तो बॉल कहां जाएगी? बॉल कैमरा के पास जाएगी? नहीं, बॉल, कैमरा आगे निकल जाएगा, बॉल सीधी चली जाएगी। अब इसको उल्टा कर दो, अगर इसको उल्टा करके देखें तो ऐसा लगेगा कि बॉल जो है वो, क्योंकि सरफेस घूम रहा है इसलिए बॉल जो है वो डिफ्लेक्ट कर गई है। इस फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। समझ आया? सीधी सीधी बात है, ज्यादा ध्यान में नहीं जाना, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चली, ठीक है, लेकिन नीचे जो अर्थ है, जिस सरफेस पे वो चल रही है, ग्रेविटेशन की वजह से विंड तो छोड़ नहीं सकती ना अर्थ को, वो सरफेस घूम गया, वो घूम रहा है, 24 घंटे घूमता रहता है, तो क्या होगा? विंड जो होगी वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट कर जाएगी। समझ आ गया? ये देख लेते हैं पर जा क्या करा। द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ विंड। सिंपल सी बात है, रोटेशन जो है अर्थ का अपने एक्सिस पे, वो विंड की डायरेक्शन को इफेक्ट करता है, और इस फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इतनी सी बात है बस, समझने में बहुत टाइम लग जाता है। कहीं के लोग तो टीचर, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स क्या है समझ आ गया आपको? आगे क्या बोलता है? दिस फोर्स इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स आफ्टर द फ्रेंच फिजिसिस्ट हु डिस्कवर्ड इट इन 1844। ये फोर्स जो है इसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। किसको? अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, उसकी वजह से विंड की डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बस इतनी सी बात है। कैसे चेंज होती है वो भी आपको बताऊंगा। उस फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। समझ गए? ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे, उनके नाम कोरियोलिस था, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया। कब इन्होंने डिस्कवर किया था, कब डिस्क्राइब किया था इस फोर्स को? 1844 में। ये बात आपको याद रखनी है। आगे क्या कर रहा है? अब ये डिफ्लेक्ट तो हो रही है, लेकिन इसके डिफ्लेक्ट का भी एक रूल है।
ऐसा नहीं कि कहीं कोई मुड़ जाएगी, नहीं, इट डिफ्लेक्ट्स द विंड, जो कोरियोलिस फोर्स जो है वो विंड को डिफ्लेक्ट करती है टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो रूल है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी विंड को, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगी। मतलब अगर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे विंड आ रही है और अर्थ ने रोटेशन किया, कोरियोलिस का इंपैक्ट पड़ा, तो इसका राइट हैंड साइड कौन सा होगा? ये वाला, इधर, ये अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करेगी। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में अगर यहां से विंड जा रही है तो ये अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगी, इधर की तरफ। ठीक है, अब ये राइट और लेफ्ट देखते कैसे हैं। तो इसको देखने के लिए पहले ये देखिए विंड आ कहां से रही है। विंड यहां से आ रही है, तो ये हम इसका फेस मानोगे। अब इसको अगर इसका फेस अगर इस तरफ है, लो प्रेशर की तरफ, मतलब पोल से विंड आ रही है और इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो इसका फेस इक्वेटर की तरफ है, तो इसका राइट हैंड साइड कौन सा होगा? ये। मेरे पीछे पोल है, मेरे आगे इक्वेटर है, तो राइट हैंड साइड कौन सा होगा? ये। तो ये इधर डिफ्लेक्ट करेगी। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? पीछे पोल है, आगे इक्वेटर है, पीछे पोल है, आगे इक्वेटर है, तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करेगी, तो इधर आ जाएगी। ये रूल है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड पे, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड पे, बस छोटा सा रूल है। अब एक इसके डायरेक्शन का तो हमें पता चल गया, चलो कैसे डिफ्लेक्ट करेगी। एक दो छोटे छोटे रूल्स और भी हैं। क्या है वो? पहला रूल ये है, द डायरेक्शन डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन वेलोसिटी इज हाई। याद रखने वाली बात है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं, जब स्पिनर बॉल कराता है बैट्समैन, क्रिकेट तो खेलते होंगे ना, स्पिनर बॉल पे मारने के लिए आपको पूरी डाल लगानी पड़ती है, लगानी पड़ती है कि नहीं लगानी पड़ती? ठीक है, लेकिन फास्ट बॉल में क्या होता है, बॉल आई, आपने हल्का सा बैट को टच किया, कि बॉल को दिशा दे दी, है ना, ऐसे बोलते थे ना पुराने टाइम में, कि हल्का सा बैट को घुमा दिया और बॉल उसी तरफ भाग लेती थी। आप उसी की वेलोसिटी यूज कर रहे हो, हल्का सा घुमाओ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। तो वही यहाँ पे है, जितनी तेज विंड चलेगी उतनी ज्यादा उसकी डायरेक्शन जो है वो डिफ्लेक्ट होगी। ये एक रूल है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, उतनी ज्यादा कोरियोलिस फोर्स उस पर लगेगी। अरे यार, तुम धीरे धीरे चल रहे हो और कोई तुम्हें धक्का दे तो नहीं पता चलेगा, तुम समझ जाओगे। और तुम भागते हुए आ रहे हो, कोई तुम हल्का सा भी धक्का दे, तुम तुरंत जाके गिरोगे। होता है कि नहीं होता? सिंपल सी बात है ना, है ना? वो यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट जो बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ये एंगल ऑफ लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। ये हमारी इक्वेटर, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर के लैटिट्यूड का एंगल क्या है? 0 डिग्री, और पोल का क्या है? 90 डिग्री। कोरियोलिस फोर्स जो एंगल ऑफ लैटिट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोरियोलिस फोर्स भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इक्वेटर पे फोर्स, कोरियोलिस फोर्स 0 है, यहाँ पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड 0 है, तो कोरियोलिस फोर्स भी 0 होगी। 30 पे इससे ज्यादा होगी, 60 पे और ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा पोल्स पे होगी। समझ गए? ध्यान रहेगा, याद रखने वाली बात है। इसी वजह से इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट इक्वेटर। ये पोल्स पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे एब्सेंट होती है। अब ये मैं आपको समझाना है, पहला वाला पॉइंट तो आप समझ गए होंगे, ये दोनों पॉइंट सेम ही है कि लैटिट्यूड पे डिफरेंट, लैटिट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोरियोलिस, तो 0 डिग्री पे तो 0 होगी कोरियोलिस और 90 पे सबसे ज्यादा होगी। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि इक्वेटर का सर्कमफ्रेंस सबसे ज्यादा है, 30 पे सर्कमफ्रेंस कम है उससे कंपैरेटिवली, 60 पे और कम है, और पोल पे तो बिल्कुल ही कम है। तो सर्कमफ्रेंस जब कम है तो इसका मतलब, अगर हम ये मान के चलें, ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये पॉइंट्स हैं, कल 24 घंटे बाद ये सारे पॉइंट्स घूम के वापस यहीं पे आ जाने हैं। आने के नहीं आने? आ जाने, अर्थ रोटेट कर रही है। इसका मतलब इस वाले को, जो 0 डिग्री वाला सर्कमफ्रेंस है, इसको सबसे तेज चलना पड़ेगा और पोल वाले को सबसे कम धीरे चलना पड़ेगा। समझ रहे हो? है ना? इसको सबसे तेज चलना पड़ेगा।
इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे कोरियोलिस जो होती है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। पोल्स पे सबसे ज्यादा हो जाती है कोरियोलिस, पोल्स पे डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे डिफ्लेक्शन जो होता है सबसे कम होता है। समझ आए? अरे ऐसे समझो, मैं हूं, मेरे साथ 10 लड़के खड़े हैं, आपने स्कूल में परेड की है, परेड में क्या होता था कि मान लीजिए हम सीधे चल रहे हैं और हमें एक लेफ्ट टर्न लेना पड़ा, तो जो सबसे कोने वाला बंदा है लेफ्ट में, उसको थोड़ा सा टर्न होना है, उसको अपना स्पीड धीरे करनी है टर्न होते वक्त। लेकिन जो 10वां बच्चा है एंड वाला राइट में, उसको पूरा घूम के आना पड़ेगा। अरे मान लीजिए ये 10 लोग जा रहे हैं, 10 बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, इनको अब लेफ्ट टर्न लेना है, तो इस वाले को तो बस एक कदम लेगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये जो ये वाला है इसको यहां से यहां आना पड़ेगा। वही यहां पे हो रहा है, क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा है रोटेशन की, और यहाँ पे रोटेशन की स्पीड कम है, तो यहाँ पे फोर्स कम लगती है, इक्वेटर की फील होती है, कोरियोलिस की सॉरी, वहां पे फोर्स बहुत ज्यादा फील होती है। समझ में आ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है, देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, यही सब चीजें आगे जाके वेदर सिस्टम से रिलेट करती हैं। वेदर सिस्टम, विंड से ही वेदर बनता है, विंड जब ब्लो करते हैं, किस पैटर्न में ब्लो करती हैं, कहां से ब्लो कर रही हैं, वही हमारे वेदर को इफेक्ट करता है। यहां भी इस पैराग्राफ में यही 2-3 बातें बोलने वाला है। क्या? द कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द पीजीएफ। कोरियोलिस फोर्स जो है वो एक्ट करती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर। मतलब देखो, ज्यादा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है। ये हमारी विंड ब्लो कर रही है इधर से इधर, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, ये तो आपको समझ आ गया। इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की ये डायरेक्शन यही है। अगर पीजीएफ की डायरेक्शन भी तो यही होगी ना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की यही होगी, क्योंकि अभी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एग्जांपल लेते हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है अगर, ठीक है, ये इक्वेटर से पोल की तरफ, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है। पोल मतलब ट्रॉपिकल जो बेल्ट है हमारी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये डिफ्लेक्ट कहां करेगी? राइट हैंड साइड की तरफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोरियोलिस इस पे इस तरफ फोर्स लगा रही है कि इधर भग, इधर की तरफ को इसको धक्का दे रही है, राइट हैंड साइड की तरफ को। तो क्या कह रहा है ये कि विंड जो ब्लो कर रही है तो पीजीएफ की डायरेक्शन तो यही हो गई, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की डायरेक्शन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और कोरियोलिस की डायरेक्शन राइट हैंड साइड में होगी, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। कोरियोलिस फोर्स पीजीएफ के परपेंडिकुलर काम करती है। रिजल्टेंट डायरेक्शन ये निकल सकती है, ये भी निकल सकती है, ये भी निकल सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ विंड, और कोरियोलिस जो है वो विंड की वेलोसिटी को इंपैक्ट नहीं करती। जो वेलोसिटी उसकी पहले से है उसके हिसाब से ही क्या होगा, उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर वेलोसिटी बहुत कम है तो कम डिफ्लेक्शन होगा, थोड़ी ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा है तो यहां होगा, और कभी कभी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो सीधा पैरेलल बहने लगती है। बताऊंगा अभी किसके पैरेलल। एंड पीजीएफ इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार। क्या कह रहा है ये आपको समझ आ गया कि पीजीएफ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, क्या बोलते हैं, कोरियोलिस के, कोरियोलिस फोर्स के। लेकिन पीजीएफ आइसोबार के भी परपेंडिकुलर है। एक आइसोबार तो ये 0 डिग्री वाला हो गया, एक आइसोबार यहां भी होगा लो प्रेशर वाला कोई, और एक आइसोबार ये भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही तो काम करेगी ना, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की तरफ ही तो जाएगी। यहां पे जो आइसोबार्स हैं वो सब इसी तरह है ना, तो विंड एक आइसोबार से दूसरा की तरफ, वायर की तरफ बहेगी, फ्लो करेगी। जो हायर आइसोबार होगा जिसके वैल्यू उसकी से लोअर की तरफ बहेगी। तो आइसोबार अगर ऐसे हैं
तो विंड की डायरेक्शन ऐसे होगी। ऑब्वियस सी बात है यार, ये हाई प्रेशर एरिया है ऊपर वाला, ये हाई प्रेशर एरिया है, रीजन है। ये नीचे वाला हमारा इक्वेटर लो प्रेशर रीजन है। ये हाई प्रेशर का आइसोबार हो गया, लो प्रेशर का आइसोबार हो गया। विंड इधर से इधर की तरफ आ रही है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर है। तो इन बातों से दो कंक्लूजन निकले कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो कोरियोलिस के भी परपेंडिकुलर है और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आइसोबार के भी परपेंडिकुलर है। यहां भी आइसोबार हो सकता है ना, है कि नहीं है? आगे क्या बोल रहा है, द हायर द पीजीएफ द मोर इज द वेलोसिटी ऑफ विंड। ये भी हमें पता है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितनी ज्यादा होगी, हाई प्रेशर लो प्रेशर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी, ये हमें पता है। एंड लार्जर इज द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। जितनी ज्यादा पीजीएफ उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, किसमें? विंड की डायरेक्शन में। ये भी समझ आ गया हमें, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं, है ना? जितना पीजीएफ ज्यादा होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। कई बार पीजीएफ इतना ज्यादा हो जाता है कि ये डिफ्लेक्शन जो है वो यहां तक हो जाती है। कोरियोलिस जो है, जहां कोरियोलिस है, विंड जो है वो राइट हैंड साइड में ही रहने लगती है, इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन भी हो जाता है। समझ रहे? आगे आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस ऑपरेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब क्या कौन कौन सी फोर्सेस? पीजीएफ के परपेंडिकुलर दो फोर्सेस रह रही है। कौन सी? एक तो आइसोबार तो है ही, एक कोरियोलिस इसके परपेंडिकुलर है। तो फोर्सेस कौन कौन सी इनमें? पीजीएफ और कोरियोलिस। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक फोर्स और कोरियोलिस एक फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो क्या होगा? इन लो प्रेशर एरियाज द विंड ब्लोज अराउंड इट। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे ये हमें साइक्लोन से रिलेट कर रहा है। क्या कह रहा है ये एक लो प्रेशर एरिया है, थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये एक लो प्रेशर एरिया है, समझ गए? ये हवा, क्योंकि यहां पे लो प्रेशर है तो ये हवा ऊपर की तरफ बहेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो आसपास से हवा इसकी तरफ आनी स्टार्ट होगी। मान लीजिए इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है। हम सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं। मैं यहां पे सब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि यहां पे थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आगे एक लाइन आने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो प्रीलिम्स में कम से कम 50 बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीलिम्स में कम से कम 50 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। आगे लाइन आने वाली है एक, क्या कि इक्वेटर पे सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं, ये क्वेश्चन है। मेंस में भी पूछा गया है, ये आगे आने वाला है। उसको समझने के लिए आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं साइक्लोन के बारे में। क्या आखिर साइक्लोन है क्या? ये लो प्रेशर एरिया है, यहां पे इंसोलेशन बहुत ज्यादा हो रही, गर्मी बहुत ज्यादा, तो विंड ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। यहां से भी विंड बही, यहां से भी आई, इसको इस एरिया को फिलअप करने के लिए आ गई। लेकिन पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा यहां पे लो प्रेशर हो गया, इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया हाई प्रेशर लो प्रेशर में कि पीजीएफ बहुत ज्यादा हो गया, तो इस विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई। अब क्या होगा? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दोनों, हम सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहां ऊपर कहीं 30 डिग्री है और यहां नीचे कहीं इक्वेटर है। यह बात हमें पता है कि इक्वेटर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते, 5 डिग्री या 10 डिग्री ऊपर नीचे इक्वेटर से नहीं बनते। 5 डिग्री 10 डिग्री से और 30 डिग्री के बीच में बनते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां डिफ्लेक्ट करेगी? विंड यहां से चल रही है तो अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? और ये इसकी इधर से चल रही है तो इसका राइट हैंड साइड ये हो गया, है ना? अब क्या होगा? क्योंकि पीजीएफ क्या बोल रहा है, ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर एक्ट करती है। ये पीजीएफ है, कोरियोलिस इधर एक्ट कर रही है। लो प्रेशर बहुत ज्यादा, पीजीएफ बहुत ज्यादा है। पीजीएफ इतना ज्यादा है कि ये इसकी वेलोसिटी यहां आने के बाद इतनी तेज हो गई कि कोरियोलिस लगभग इस डायरेक्शन में आ जाती है, ये वाली इस डायरेक्शन में आ जाएगी। समझ गए? कोरियोलिस तो वैसे भी परपेंडिकुलर करती है ना,
कोरियोलिस परपेंडिकुलर कर रही है, मैंने भी बताया आपको, बताया। लेकिन पीजीएफ इतना ज्यादा है कि थोड़ी सी डिफ्लेक्ट नहीं हुई है, ये इतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया कि यहां आने के बाद ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई आइसोबार के विंड की। मैंने अभी क्या बताया था आपको, ये विंड की वेलोसिटी है, ये विंड की डायरेक्शन है, ये कोरियोलिस है। अगर पीजीएफ बहुत ज्यादा हो तो डिफ्लेक्शन इतना हो जाता है कि कोरियोलिस के जो विंड की डायरेक्शन है वो कोरियोलिस की डायरेक्शन के पैरेलल हो जाती है, आइसोबार के पैरेलल हो जाती है। थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा तो विंड यहां आ जाएगी, थोड़ा और ज्यादा होगा यहां आ जाएगी, डिफ्लेक्शन इतना होगा, लेकिन थोड़ा और ज्यादा होगा तो यहां होगी। लेकिन जब बहुत ज्यादा पीजीएफ होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होता है, तो विंड की डिफ्लेक्शन, विंड की जो डायरेक्शन है वो ये आ जाती है, और ये डायरेक्शन है आइसोबार के पैरेलल। तो जो लो प्रेशर आइसोबार है वो यहां आएगी, लेकिन ये इससे बाहर नहीं निकल सकती, आगे बताऊंगा, क्योंकि इधर तो हाई प्रेशर रीजन है, ये फिर भी लो प्रेशर की तरफ ही जाएगी। ये भी ऐसे ही होगा, तो ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी और ये वाली विंड भी ऐसे घूमेगी। पीछे से विंड और आ रही है, यहां घूमना स्टार्ट करेगी, फिर दोबारा यहां इंसुलेशन है, जैसी विंड अंदर जाएगी ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। इसी तरीके से पीछे से विंड आती रहेगी और एक भंवरनुमा साइक्लोन टाइप बनता रहेगा। अभी ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि क्योंकि डिफ्लेक्शन, क्योंकि पीजीएफ इतनी ज्यादा थी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इतनी ज्यादा थी कि यहां पे आके जो कोरियोलिस में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, और इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ कि ये विंड जो थी ये इधर जो आनी थी, इधर आने की बजाय वो यहां इसकी डायरेक्शन इस तरफ आई, लेकिन ये निकल नहीं पाती इस वर्लपूल से, क्योंकि इधर हाई प्रेशर है। ये फिर दोबारा लो प्रेशर की तरफ जाएगी, लो प्रेशर के अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये इसके चारों तरफ ही जो विंड आती है तो चारों तरफ ही घूमती रहती है। क्यों, डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है। लेकिन इक्वेटर पे ऐसा नहीं होता, इक्वेटर पे ऐसा नहीं होता। ये हमारा हो रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये इक्वेटर का जो रीजन है 5-10 डिग्री ऊपर नीचे इक्वेटर का, नॉर्थ एंड साउथ, यहां पे साइक्लोन नहीं बनते। इसका रीजन क्यों है ये हम अभी पढ़ने वाले, अगली लाइन इसी बारे में है। अभी हमने क्या पढ़ा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, ठीक है। बता दिया कि कैसे होता है कि विंड जो होती है लो प्रेशर एरिया में जब जाती है तो आइसोबार के पैरेलल हो जाती है और उसी फिर उसके चारों तरफ घूमने लगती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के, लो प्रेशर एरिया के, फिर साइक्लोन बनता है। क्यों, कैसे, आगे की कहानी वो बाद में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये विंड आई, इतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई, ये हमारा लो प्रेशर रीजन है, इतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई कि आइसोबार के पैरेलल हो गई और इस लो प्रेशर रीजन के फिर चारों तरफ घूमने लगती है, ऐसी इधर से विंड आती है। क्यों होता है ये ऐसे, ये बाद में देखेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इक्वेटर पे हालात अलग है। वो अलग बात है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो 30 डिग्री तक ही बनते हैं, लेकिन 30 डिग्री तक बनते हैं, लेकिन इक्वेटर का जो आसपास का रीजन है, इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, कभी कभी 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते। इसके ऊपर बनेंगे नॉर्थ में 30 तक, इसके नीचे बनेंगे 30 तक, लेकिन इस रीजन में नहीं बनेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्यों, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, एट द इक्वेटर द कोरियोलिस फोर्स इज 0। क्या हो रहा था वहां पे, वहां पे क्या हो रहा था कि कोरियोलिस फोर्स इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि विंड जो आइसोबार के पैरेलल हो जा रही थी, है ना, और उसकी डायरेक्शन फिर क्या हो रही थी, वो जो लो प्रेशर है उसके, अरे विंड जो थी वो आइसोबार के यहां पे आने के बाद, ये हमारा लो प्रेशर एरिया है, विंड जो थी वो लो प्रेशर के पैरेलल हो जा रही थी यहां पे आके, है ना, आइसोबार के पैरेलल हो जा रही थी, और फिर इस वर्ल्ड में इस लो प्रेशर रीजन में फंस, इस लो प्रेशर रीजन में फंस जा रही थी और इसके चक्कर लगा रही थी। तो कोरियोलिस का बहुत बड़ा इंपैक्ट था, ये मैं समझाऊंगा अभी, इसको भी ज्यादा वो मत, इस पर भी ज्यादा ध्यान मत दो, बस इतना ध्यान रखो कि साइक्लोन में कोरियोलिस का बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ पे तो कोरियोलिस है ही नहीं, यहाँ पे तो देयर इज नो कोरियोलिस, तो भैया आइसोबार के, ठीक है। दूसरी बात, विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू आइसोबार, यहां पे विंड गोल गोल नहीं घूमती है, वहां पे विंड परपेंडिकुलर आइसोबार तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि बीच में लो प्रेशर एरिया था तो आइसोबार के परपेंडिकुलर होने के बाद इसे यहां चले जाना चाहिए था, लेकिन यहां नहीं गई। क्यों, क्योंकि उधर हाई प्रेशर है,
कंपैरेटिवली, और यहाँ पे लो प्रेशर है, लोवेस्ट प्रेशर है उस टाइम पे। इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा लोवेस्ट प्रेशर यहीं पे बन रहा है। अगर लोवेस्ट नहीं बनेगा तो साइक्लोन ही नहीं बन पाएगा। तो विंड क्या होगी, विंड इधर ही घूमती रह जाएगी, वो इस लो प्रेशर रीजन से निकल नहीं पाती, अंदर जाती है। जैसे जितनी भी विंड अंदर गई, जैसे ही विंड अंदर जाएगी तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है, तुरंत गर्म होकर ऊपर, फिर पीछे से विंड आ गई, वो इधर घूमने लगती है। जब उसका अंदर जाने का नंबर आता है फिर वो ऊपर। तो इस तरीके से साइक्लोन बढ़ता रहता है। और जब मॉइस्चर उठा लेता है बे ऑफ बंगाल से, तो फिर आती तबाही उड़ीसा और बंगाल में, है ना, बताऊंगा बाद में। लेकिन यहां पे जो विंड ब्लो करती है इक्वेटर पे, क्या कह रहा है, कोरियोलिस तो नेग्लिजिबल है, ठीक है, वो बात मान ली। लेकिन यहां पे ऑलरेडी जो विंड जो ब्लो कर रही है आइसोबार्स के परपेंडिकुलर, क्यों करती है परपेंडिकुलर? देखो हाई प्रेशर है ऊपर 30 पे, हमें पता है 0 डिग्री पे लो प्रेशर है, ऊपर से विंड आती है इधर की तरफ, तो वो डिफ्लेक्ट करेगी इधर, ठीक है। हालांकि यहां पे कोरियोलिस कम है, लेकिन यहां पे तो है ना, यहां तक तो कोरियोलिस है ही, थोड़ी है चाहे, लेकिन है ना, कम है चाहे। लेकिन विंड की ड्यू टू पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, क्योंकि इक्वेटर पे तो सबसे ज्यादा इंसुलेशन होती है, सबसे ज्यादा इंसुलेशन होती है ना, तो फिर दोबारा पीजीएफ बढ़ गया यहां पे भी। लेकिन यहां पे पीजीएफ बढ़ा तो ये जो होगा, ये विंड जो होती है आइसोबार के पैरेलल ब्लो करने लगती है। और वहां पे क्या था, वहां पे कोरियोलिस थी, तो क्या हो रहा था, वो विंड जो है वो लो प्रेशर एरिया में फंस जा रही थी। यहां पे विंड ऑलरेडी जो है प्रेशर, यहां पे एक फिनोमेना है, यहां पे ये फिनोमेना है, यहां पे जो भी विंड आती है वो और ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस यहां पे आके खत्म होगी। उसमें क्या है कि अभी भी कोरियोलिस का मामला चल रहा है, उसमें हाई प्रेशर, बाहर की तरफ हाई प्रेशर, अंदर की तरफ लो प्रेशर है। विंड लो प्रेशर की तरफ बहेगी, फिर दोबारा राइट में बहने लगती है, फिर लो प्रेशर की तरफ बहेगी, फिर दोबारा राइट में उसको डिफ्लेक्शन होता है, तो गोल गोल घूमने लगती है। अभी मैं समझा नहीं रहा हूं बहुत ज्यादा, बाद में समझाऊंगा जब साइक्लोन पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखना है कि क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल, यहाँ पे कोरियोलिस नहीं है, तो विंड गोल गोल नहीं घूमती लो प्रेशर रीजन के, बल्कि इस रीजन को फिल कर दिया जाता है। वहां पे लो प्रेशर जो एरिया था वहां पे विंड नहीं थी, वहां पे विंड जो थी वो क्या होती है, जैसे विंड जाती थी ऊपर की तरफ उठने लगती है। समझाऊंगा अभी डिटेल में, अभी मोटा मोटा बता रहा हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एरिया जो है क्या हो रहा है, द लो प्रेशर गेट्स फिल्ड इंस्टीड ऑफ गेटिंग इंटेंसिफाइड। वहां पे इंटेंसिफाई हो रहा था वो रीजन, और ज्यादा लो प्रेशर बन रहा था, और पीछे से हवा आ रही थी और ज्यादा लो प्रेशर। यहाँ पे एरिया फिल्ड हो जा रहा है हवा, और हवा क्या हो रही है, वो पैरेलल, आइसोबार के पैरेलल फ्लो कर रही है, पूरा ग्लोब का चक्कर लगा रही है इक्वेटर पे, आराम आराम से मजे में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोरियोलिस नहीं है। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, वहां पे क्या था, वहां पे जो लो प्रेशर था, ये हमारा लो प्रेशर था, इधर से विंड आई, इधर से विंड आई, इधर वाली विंड इधर आई, यहां पे पीजीएफ इतना ज्यादा हो गया कि परपेंडिकुलर हो जाएगी, इधर की तरफ बहेगी। अब परपेंडिकुलर हो गई है, ठीक है, बाहर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर अंदर की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये अपने राइट में डिफ्लेक्ट होगी कोरियोलिस की वजह से, क्योंकि कोरियोलिस है तो राइट इसका इधर है, तो आना तो इधर चाह रही है, लेकिन ये कोरियोलिस इसको इधर खींच रही है, तो ये बेचारी इसी चक्कर में आगे बढ़ जाती है। फिर यहां आने के बाद फिर दोबारा वही आना, ये यहां चाह रही है लो प्रेशर में, लेकिन विंड इसको बाहर खींच रही है, कोरियोलिस इसको बाहर खींच रही है। इस तरह चक्कर में ऐसे करके करके पूरा चक्कर लगाती रहती है। इक्वेटर पे ऐसा नहीं हो रहा, इक्वेटर पे एक बार पैरेलल हो गई आइसोबार के, यहां पे भी आइसोबार के पैरेलल हुई ना, उसके बाद कोरियोलिस तो है नहीं इसको खींचने के लिए अंदर लो प्रेशर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ हाई प्रेशर की तरफ, है ना। तो ये क्या होता है, ये इसी रीजन में घूमने लगती है। समझ आया? बाकी आगे जब डिटेल में साइक्लोन्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, समझ आया? तो ये टॉपिक यहाँ पे कोरियोलिस का खत्म हो गया। अगला जो है वो प्रेशर एंड विंड है, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आपको क्या करना है, ये अभी आपको टॉपिक बार बार पढ़ना है, कुछ अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर दिए, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है, समझ आ गया। और बाकी वीडियो को लाइक करना है अगर वीडियो पसंद आई है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।